अस्सलाम वालेकुम जी। एक और लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट के हवाले से। और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट में जो हम कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलता है उसमें हमें पायरूवेट्स मिलते हैं। और कितने पायरूवेट्स हमने कहा था, 2 पायरूवेट्स बनते हैं। और अब ये 2 पायरूवेट्स आगे अलग अलग जाएंगे रिएक्शंस में, तो हम एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे और साथ में दोनों का सम कर देंगे कि ये एक दफ़ा जाएगा तो ये चीज़ बनेगी, दूसरा रिएक्शन चलेगा तो ये चीज़ बनेगी। तो ओवरऑल आपके पास वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। जब इसकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑक्सीडेशन का तो मतलब क्या हुआ, तो इसमें क्या चीज़ निकल रही है, इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं जी दिस इज़ द ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज़ द ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा इसमें से, और ये होगा कहाँ पे, अब जहाँ जो पायरूवेट होगा, अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस हैं वो आगे कहाँ पे जाते हैं, पायरूवेट आगे एंटर होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये एंटर होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के लिए अब माइटोकॉन्ड्रिया में 2 इसकी मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन आ जाती है और फिर दूसरी उसकी कौन सी आ जाती है जी, इनर मेम्ब्रेन आ जाती है। और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन आ जाती है वो तो आपको पता है इट्स अ स्मूथ, और इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं जहाँ से ये मूव करके अंदर जाएगा वो पोरेन प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं, पोरेंस, जिनसे ये मूव करके अंदर चला जाएगा। और ये तो परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें से मूव करना यहाँ इजी है। तो जो पायरूवेट मूव करेगा यहाँ से अंदर इस स्पेस में आएगा, फिर स्पेस से कहाँ जाएगा, वो मैट्रिक्स में जाएगा। तो ये जो मेम्ब्रेन आ जाती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है, और या इसे आप कहें वो इम्परमिएबल है इसके लिए। तो यहाँ मूवमेंट के लिए चेक करती है मेम्ब्रेन कि इसको अंदर जाने दे या ना जाने दे। तो उसके लिए फिर क्या करेगी, अब इस चीज़ को अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये आपको इनर मेम्ब्रेन नज़र आती है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन नज़र आती है। बाहर से तो वो पोरेन प्रोटीन से मूव करके अंदर आ गया, ये पोरेन प्रोटीन है, यहाँ से पायरूवेट मूव करके यहाँ पे आ गया। सो पायरूवेट जब मूव करके आगे जाएगा तो यहाँ जाने के लिए उसे फिर क्या करेगा, एक और प्रोटीन है जो कि उसे साथ लेके जाएगी अंदर, यहाँ से अलाउ करेगी, तो ये मेम्ब्रेन उसे अलाउ करेगी। तो ये कौन सी प्रोटीन आ जाती है जी, ये माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स प्रोटीन है, जो पायरूवेट जो प्रोटीन आ जाती है, जो कि या माइटोकॉन्ड्रियल, उसे क्या कहा जाता है जी, माइटोकॉन्ड्रियल पायरूवेट कैरियर उसे हम कहते हैं। सो दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रियल पायरूवेट कैरियर, जो कि इसको लेके जाएगा कहाँ पे, इनटू द मैट्रिक्स। तो यहाँ से ये पायरूवेट मूव करके कहाँ पे आ जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर, और जो इसके ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस होने हैं वो इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे होंगे। अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, NADH उसमें बनेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी क्या हो रही है जी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। अब वो रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ, उस रिएक्शन को आप देखें। पायरूवेट जो आपके पास है मॉलिक्यूल, वो किस तरह का है जी, ऑक्सीडेशन को अगर हम देखें तो किस तरह से है, पायरूवेट CH3 ये आपके पास है विद कार्बन लिंक, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और फिर क्या चीज़ है जी, कार्बन, और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में एक ये आपके पास है जी मॉलिक्यूल। अब यहाँ जब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो इस दौरान जब ऑक्सीडेशन में इसके साथ कुछ और चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो जब इसके साथ कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं तो कुछ और चीज़ें क्या उसके साथ मिलेंगी, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है इसके साथ, फिर साथ में TTP जो थायमीन जो पायरोफॉस्फेट है, थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP उसे कहते हैं, थायमीन पायरोफॉस्फेट, और प्लस हाइड्रोजन वो यहाँ पे ऐड हो जाती है इस रिएक्शन के अंदर। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, तो हम यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं जिसके साथ हाइड्रोजन लिखते हैं। तो इस रिएक्शन में फिर ये मॉलिक्यूल ये है, लेकिन जब ये रिएक्शन कर रहा होगा तो वो इस तरह से हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी बीच में ऐड ऑन हो जाएंगी, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उसके अंदर कुछ अंडरलाइंग चीज़ें भी हैं जिनको हम डिस्कस नहीं कर रहे होते, लेकिन वो इस रिएक्शन का पार्ट हो रही होती हैं। तो इसको अगर मैं लिखूँ, CH3 है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड ये भी ऑक्सीजन, और ये हमारा जो ऑक्सीजन था वो मॉडिफाई हो चुका है और यहाँ पे ये OH बन चुका है। अब क्या होगा, अब इस रिएक्शन की होगी डी कार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलेगा तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन होगी उसकी। तो डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये किस में कन्वर्ट हो गया जी, एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा, CH3 ऑब्वियसली कार्बन डाई डबल यहाँ पे कार्बन। अब आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये चीज़ें बीच में नहीं होनी चाहिए ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है बीच में से, ये अगर रिमूव हो जाती है तो क्या बच जाता है, फिर यहाँ पे इस कार्बन के साथ लिंक सिर्फ क्या रह जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिंक रह जाएगा इसके साथ। तो ये क्या चीज़ बन गई है जी, इसे हम कहते हैं दिस इज़ नोन एज द एसीटेट।
एसीटेट क्या होगा फिर, इसको फर्दर इसमें नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा होगा, इसकी होगी ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन आपको पता है किस चीज़ से होगी, NAD पॉजिटिव आएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 बन जाएगा और हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाएगा। जब हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाएगा तो हाइड्रोजन के रिमूव होने से ये क्या बन जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल ग्रुप। ये हाइड्रोजन जो लगा हुआ था रिमूव हो गया। जब ये हाइड्रोजन, तो ये कार्बन वैकेंट हो जाएगा। मैं स्टेप में शो कर रहा हूँ, इस सारी रिएक्शन को आप इकट्ठा भी शो कर सकते हैं। CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ है और यहाँ पे ये वैकेंट हो चुका हुआ है। अब जब ये वैकेंट है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुका था, तो अब किसे मौका मिला यहाँ पे, इसके अंदर क्या चीज़ ऐड होगी, इसके अंदर कोएंजाइम A ऐड होगा विद SH। SH क्या चीज़ होती है, ये थायोल ग्रुप होता है उस एंजाइम के साथ लगा हुआ, तो SH मीन्स थायोल ग्रुप। तो कोएंजाइम A उसके साथ कोएंजाइम A SH, ये थायोल ग्रुप है। तो क्या होगा फिर, यहाँ जब इसके साथ एडिशन होगी तो ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा इस तरह से कि वो जो मॉलिक्यूल आपका CH3 हो जाएगा और साथ में कार्बन डबल बॉन्ड O और इस जगह पे कोएंजाइम A आके अटैच हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी, चूँकि ये थायोल ग्रुप भी बीच में हम शो करते हैं अक्सर, तो हम फिर क्या लिखते हैं जी इसको, ये इस तरह से भी है, CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और यहाँ पे हम शो करते हैं कि जो कार्बन के साथ क्या चीज़ है जी, स्क्विगल से हम कहते हैं S अटैच हुआ है और फिर साथ में हम कहते हैं जी कोएंजाइम A, और ये सल्फ़र ग्रुप है थायोल का, जिसके साथ आगे क्या चीज़ अटैच हो जाती है, कोएंजाइम A अटैच होता है। और ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे बनी है ये वीक बॉन्डिंग है और कोएंजाइम A का काम सिर्फ होता है कि ये वो एसिटाइल जो ग्रुप होता है उसे लेके जाए कहाँ पे, टूवर्ड्स द क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उसे क्रेब्स साइकिल में एंटर कर दे और फिर वहाँ से क्या हो जाए, लीव हो जाए। तो कोएंजाइम A जस्ट कैरी करके उसे लेके जाता है। तो कोएंजाइम A यूज़ नहीं होता, जस्ट कोएंजाइम A का फंक्शन होता है कि एक मॉलिक्यूल को शिफ्ट करे रिएक्शन में और फिर वहाँ से अलग हो जाए खुद। अब इस रिएक्शन के अंदर भी कुछ आपने चीज़ें नोट करनी है और वो चीज़ें आपने क्या नोट करनी है, एक तो मैंने आपको बताया कि जो पायरुवेट्स हैं वो कितने हैं जी, ये 2 पायरुवेट्स यूज़ होंगे। तो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होगा, मैं क्वेश्चन आपसे बाद में पूछता हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ कि कितने पायरुवेट यूज़ हो गए, 2 पायरुवेट। तो एक दफ़ा रिएक्शन चलेगा तो एक ही पायरुवेट यूज़ हो रहा है सिंगल, लेकिन ओवरऑल चूँकि 2 पायरुवेट्स बने थे ग्लाइकोलिसिस से, तो दोनों आगे जाएंगे रिएक्शन में। जब दोनों एक दफ़ा ये चलेगा प्रोसेस, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक NADH2 बनेगा, एक कोएंजाइम यूज़ होगा और एक आपके पास एसिटाइल ये कोएंजाइम बनेगा। लेकिन अगर 2 दफ़ा ये रिएक्शन चलता है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, 2 NAD पॉजिटिव, 2 NADH2 बनेंगे और कितने आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम टोटल बन जाएंगे, 2। तो क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए आपके पास रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं। अब आपसे कोई पूछे जी कि अगर कंप्लीट रिएक्शन चलता है, जितने भी आपके पास ये पायरुवेट थे वो जब कम्प्लीटली यूज़ हो जाएंगे तो उनमें कितने NADH2 आपको मिलेंगे, तो आप कहेंगे 2 NADH2 आपको मिलेंगे। कितने कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से मिलेंगे आपको, डिकार्बोक्सिलेशन 2 की होगी। डिकार्बोक्सिलेशन कितने कोएंजाइम यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, 2 कोएंजाइम एक ही यूज़ हो रहा है, लेकिन वो 2 दफ़ा उस रिएक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, कोएंजाइम एक ही है। तो अब आपके पास जो एनर्जी मॉलिक्यूल हमारे पास वो कौन सा जी, NADH2, ये हमने याद रखना है। अगेन प्रीवियसली जो मैंने आपको बताया था, तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी जो बना था NADH2 वो भी आपको पता होना चाहिए। NADH2 2 बने थे और यहाँ भी कितने NADH2 बन गए, 2 NADH2 बन गए। यहाँ आपको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिली, ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट है और इसमें भी 2 NADH आपको मिले, 2 ग्लाइकोलिसिस से मिले और ग्लाइकोलिसिस से आपको साथ में 2 ATP भी डायरेक्ट मिले थे। तो ये 3 चीज़ें अब आपके पास हो गई, एनर्जी ऐड होती जा रही है और हम जब आगे जाएंगे क्रेब्स साइकिल में तो उसमें मज़ीद सारे एनर्जी के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी का बजट बनाएंगे और टोटल जो 36 ATPs हैं वो हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।